दोस्तों, मानव के क्रमिक विकास की ही तरह मानव की सभ्यता, संस्कृति और उसकी भाषा लिपि का भी क्रमिक विकास होता है, जिस वजह से सम्यक संस्कृति में विकसित धम्म लिपि का भी विकास हो रहा था। सम्यक संस्कृति कार्यकाल, जो कि लगभग 1500 वर्ष में 3 ऐसे महान सम्राट का कार्य दिखता है, जो अपने आप में एक अद्वितीय मिसाल के रूप में इतिहास में अंकित है। इस अद्वितीय कार्य करने वालों में पहला नाम महान सम्राट अशोक का आता है, जिन्होंने अपने कार्यकाल में सम्यक संस्कृति के ज्ञान वाले मार्ग से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से प्रत्येक जगह धम्म उपदेश सहित सैकड़ों अभिलेख, चैत्य, स्तूप, संघाराम स्थापित करने के साथ साथ अपने बच्चों को धम्म के प्रचार प्रसार में लगा दिए। इसके बाद सम्यक संस्कृति के विस्तारीकरण में दूसरा नाम कुषाण वंश के महान सम्राट कनिष्क का आता है, जिन्होंने अपने कार्यकाल में सम्यक संस्कृति के विस्तारीकरण के लिए प्रत्येक मुद्राओं में भगवान बुद्ध की छवि यानी मूर्ति का निर्माण करते हुए देश विदेश के हर कोने में स्थापित किए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भगवान बुद्ध के मार्ग से जुड़कर लाभ ले सकें। एक बात की जानकारी आपको बता दूं कि भगवान बुद्ध की मूर्ति का मिलना सम्राट कनिष्क से पहले का नहीं है। अब इसके बाद सम्यक संस्कृति के विकास क्रम में तीसरा नाम गुप्त शासकों का आता है। गुप्त काल में, खासकर समुद्रगुप्त के समय, सम्यक संस्कृति का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। पूर्व काल में जितने भी चैत्य और भगवान बुद्ध की मूर्तियों की स्थापना हुई थी, उन सभी स्थलों पर बुद्ध विहार का निर्माण गुप्त काल में ही हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सम्यक संस्कृति में गुप्त काल से पहले का एक भी मंदिर नहीं मिला है। यहाँ तक कि भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति स्थल महाबोधि स्थल का मंदिर भी गुप्त काल में ही निर्मित है। एक बात और, महाबोधि स्थल पर सम्राट अशोक के समय का चैत्य और बोधि वृक्ष के नीचे संबोधि स्थल का निर्माण है, तो कुषाण काल के समय संबोधि स्थल के सामने भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापना का कार्य है, लेकिन इस मूर्ति के ऊपर मंदिर निर्माण का समय गुप्त काल का है। पुरातात्विक विभाग के अनुसार किसी भी बौद्ध स्थलों पर बुद्ध मंदिर बनावट का निर्माण का काल गुप्त काल के पहले का नहीं मिलता है। दोस्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल यानी समन कल्चर पर अभी नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आइए अब बात करते हैं कि गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। दरअसल दोस्तों, गुप्त काल में भगवान बुद्ध की देशना यानी कि उपदेश को फैलाने के लिए सबसे ज़्यादा विकास पूर्व के सभी बुद्ध विहारों को सुव्यवस्थित ढंग से करते हुए विद्यालय का रूप दिया गया था। साथ ही कुछ नए विद्यालयों की स्थापना भी की गई थी, जिस वजह से गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। यह सिर्फ कहने सुनने की बात नहीं है, बल्कि पुरातात्विक रूप से प्रमाणित बात भी है कि गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय जैसे अनेक शिक्षण संस्थानों को बड़े पैमाने पर सामान्य विद्यार्थियों के पठन पाठन के लिए संचालित करवाया गया था। वैसे तो ये सब स्थान भगवान बुद्ध की देशना यानी उपदेश के लिए पहले से ही स्थापित थे, लेकिन इसका स्वरूप बुद्ध विहार और संघाराम के रूप में छोटे स्तर पर था, जहाँ सिर्फ बौद्ध संघ के भिक्षु और भिक्षुनियों को ही देशना दी जाती थी। अगर ऐसा नहीं होता तो गुप्त काल से पहले भी भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई शिक्षा को बताने वाले आचार्य और शिक्षा को प्राप्त करने वाले सामान्य विद्यार्थी जरूर मिलते, लेकिन दुर्भाग्यवश गुप्त काल से पूर्व का एक भी आचार्य और एक भी सामान्य विद्यार्थी नहीं मिला है, और ना ही ऐसे सामान्य विद्यार्थी का कोई नाम बताने वाला उपलब्ध है। फिर भी गुप्त काल के इस स्वर्ण युग पर कुछ लोगों को यदि आपत्ति है, तो वैसे लोगों से कहना है कि जब तक आप लोग गुप्त काल में भगवान बुद्ध की शिक्षा से अलग या भगवान बुद्ध की शिक्षा का फैलाव गुप्त काल से पूर्व किसी अन्य सम्राट के समय पुरातात्विक रूप से शिक्षण संस्थानों का होना निश्चित नहीं करते हैं, तब तक गुप्त काल से भगवान बुद्ध की देशना देने वाली स्वर्ण युग की उपाधि भी
जाने वाली नहीं है। सच तो यह है कि गुप्त काल के समय से इन छोटे छोटे बुद्ध विहारों को सुव्यवस्थित ढंग से विश्वविद्यालय का स्वरूप देते हुए भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए ध्यान, धर्म और अध्यात्म की शिक्षा बड़े पैमाने पर दी जाती थी, जिस वजह से गुप्त काल में भगवान बुद्ध की देशना समूचे विश्व में विख्यात हो गई थी। ऐसे तो भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का प्रसार सम्राट अशोक के समय तथा भगवान बुद्ध के मार्ग के प्रति समर्पण हेतु मूर्ति का निर्माण सम्राट कनिष्क के समय काफी हुआ था, जिसका पुरातात्विक प्रमाण भी काफी मिला है। लेकिन भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित ज्ञान का हर गृहस्थों हेतु सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार गुप्त काल में ही हुआ था, जिस वजह से गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। भगवान बुद्ध की देशना हेतु अनेक विश्वविख्यात शिक्षण संस्थानों का संचालन पाल वंश के समय तक सुचारू रूप से ढंग से चला था। यह जानकारी तो सबको पता है, लेकिन पाल वंश के बाद जब सेन वंश जैसों की राज सत्ता आती है तो ऐसे भगवान बुद्ध की देशना से जुड़े हुए तमाम विश्वविद्यालय का खात्मा एक साजिश के तहत धीरे धीरे होने लगा था। इस खात्मे के पीछे जिस किसी विदेशी आक्रांता का नाम आज लिया जाता है, उन तमाम क्षेत्रों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी उस समय के शासक की बनती थी। अब यह गौर करने वाली बात है कि उन क्षेत्रों पर राज सत्ता किसकी थी। जहां राज सत्ता की बात आती है तो फिर दावे के साथ कहा जा सकता है कि उस समय इन क्षेत्रों पर राज सत्ता सेन वंश की थी, जिस वजह से उस घटना की सारी जिम्मेदारी सेन वंश जैसे अन्य शासकों के ऊपर ही तय होनी चाहिए थी। लेकिन अब आज के भ्रमिक लेखक अगर उस घटना से सेन वंश को बचाने के लिए सेन वंश का नाम गायब कर दें तो क्या सेन वंश की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी? आखिर किसी राजा के क्षेत्र में कोई विदेशी आक्रांता घुसकर राज का राजकीय खजाना, उस राज्य की जनता का महत्वपूर्ण उपास्य स्थल, उस राज्य में अवस्थित शिक्षण संस्थान, उस राज्य की मूल धरोहर को नुकसान पहुंचाता है या नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, तो उस राजा का राजधर्म होता है कि वह अपने राज्य खजाने को बचाने के लिए, वह महत्वपूर्ण उपास्य स्थल को बचाने के लिए, महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान को बचाने के लिए, या कहें तो अपने राज्य की हर मूल धरोहर को बचाने के लिए दुश्मन से डटकर मुकाबला करना चाहिए। लेकिन सेन वंश के राजा ने जनता के बचाव के लिए कोई सुरक्षात्मक कार्यवाही नहीं की। यहाँ तक कि सुरक्षा की कार्यवाही का कोई दिखावा भी नहीं किया था। अगर इस प्रकार की घटना में कोई राजा किसी प्रकार की सुरक्षात्मक कार्यवाही नहीं करता है तो समझो कि इस घटना में उस राजा की भी साजिश कहीं न कहीं जरूर मिलती है। अब भगवान बुद्ध की देशना से जुड़े हुए जितने भी शिक्षण स्थलों पर विदेशी आक्रांता का आक्रमण हुआ है, उन स्थलों पर सेन वंश जैसे किसी भी शासक द्वारा सुरक्षात्मक बचाव वाली घटना का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। दोस्तों, पाल वंश की राजसत्ता हो या पाल वंश से पूर्व काल जैसे वर्धन वंश, हूण वंश, गुप्त वंश या कुषाण वंश की राजसत्ता हो, उन सभी के कार्यकाल में भगवान बुद्ध की देशना के लिए स्थापित अनेक सम्यक विश्वविद्यालयों को सुचारू ढंग से चलने के लिए राजकीय संरक्षण के साथ साथ राज खजाने से आर्थिक मदद सभी सम्राटों से मिलती रही थी। अब अगर उन शिक्षण संस्थानों को राजकीय संरक्षण और आर्थिक मदद नहीं मिलती तो वे सभी शिक्षण संस्थान खुद ही आर्थिक रूप से कमजोर होते हुए काल के गाल में समाकर बंद हो जाते। लेकिन ऐसा एक भी प्रमाण नहीं मिला है। फिर भी कुछ लोगों को खुश करने के लिए अगर यह मान लें कि कुछ राजवंशों ने राज की संरक्षण के अलावा आर्थिक रूप से मदद नहीं की थी, तो उन सबों के द्वारा इसका विरोध भी तो नहीं किया गया था। अगर विरोध की बात आती तो निश्चित ही ऐसे शिक्षण संस्थानों को पाल वंश से पूर्व हूण और गुप्त वंश के समय ही नष्ट कर दिया जाता, या भगवान बुद्ध की देशना की जगह गपोड़ ज्ञान पर आधारित कथा वाचन चालू हो जाता। जैसे आज उच्चतम शिक्षण संस्थानों में पाली भाषा और पूर्व की पुरातात्विक शोध को बंद करते हुए सतयुग और द्वापर युग की शिक्षा दी जाती है। इसलिए भगवान बुद्ध से जुड़े हुए ऐसे देशना देने वाले सभी विश्वविद्यालयों का निरंतर
चलना ही इस बात का द्योतक है कि भगवान बुद्ध की देशना के विपरीत कोई भी राजवंश किसी अन्य देशना के पक्ष में नहीं था। अगर ऐसा कुछ रहता भी तो इन सभी शिक्षण संस्थानों के आचार्य नागार्जुन, शीलभद्र, धम्मपाल, चंदपाल, गुणमती जैसों के साथ साथ इत्सिंग, फाहियान और वेनसांग जैसे कई प्रसिद्ध लोग कुछ न कुछ लिखकर कहीं साक्ष्य को जरूर छोड़ते, लेकिन दुर्भाग्यवश आज तक ऐसा कोई भी प्रमाण किसी को नहीं मिला है। अब ठीक इसका उल्टा इत्सिंग और फाहियान ने अपनी यात्रा वृत्तांत में गुप्त काल के समय सम्यक संस्कृति के अलावा किसी अन्य संस्कृति को देखने की बात भी नहीं लिखी है। फिर भी आज कुछ लोग हैं जो गुप्त काल के समय सम्यक संस्कृति के विपरीत अपनी कल्पना द्वारा निर्मित संस्कृति को स्थापित करने पर तुले रहते हैं। निश्चित ही ऐसे लोगों को आज भ्रमवंशियों का सहयोगी कहा जा सकता है, या ऐसे लोगों को भ्रमवंशियों द्वारा मानसिक तौर पर अपरिहित किया हुआ कहा जा सकता है। दोस्तों, आज की जानकारी यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जानेंगे गुप्त काल में मिले हुए कुछ प्रमाणों के बारे में, जो यह तय करेंगे कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो बने रहें हमारे साथ। बाकी का दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल समन कल्चर को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।